This is Red Podcast and you are listening to Indian Murder Mystery. इंडियन मर्डर मिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं तुषार आपके साथ में। सुना रहा हूं आपको ये केस जिसे नोएडा में यूपी पुलिस की एक टीम ने 72 घंटों में सॉल्व करके दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस एपिसोड की एक खास बात यह भी है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डीसीपी सुनीति ने हमसे बात की और इस केस की डिटेल्स बाकायदा फाइल से पढ़कर हमें बताई। अब तक आपने सुना कि नोएडा के एक इलाके में एक दिन दो आदमी बाइक पर आए, एक घर की बेल बजाई। सामने से औरत ने दरवाजा खोला तो उन दोनों ने कुछ सवाल पूछे और पीने के लिए पानी मांगा। जब घर का दूसरा सदस्य पानी लेने रसोई तक गया तो मौका देख के उन दोनों ने उस औरत पर गोलियां बरसा दी। औरत को 3 गोलियां लगी, उसकी मौत हो गई और वो दोनों आदमी मोटरसाइकिल पर वहां से फरार हो गए। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने मौके पे आके छानबीन की। पता चला मरने वाली औरत की यह दूसरी शादी थी और सबका शक उसके पहले पति पे था। टीम को उस आदमी को पकड़ने के लिए दिल्ली और फिर बिहार भेजा गया, लेकिन इस सीधी सी कहानी में कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा सा था। आइए सुनते हैं डीसीपी सुनीति से कि उन्हें इस केस को देखने का एक नया नजरिया कैसे मिला। जब घर वाले इकट्ठे हुए डेड बॉडी पे, तो वन पॉइंटेड आउट कि ये जो लेडी आई है, जो अपने आप को सास बता रही है, जो हमारा एप्लीकेंट है उसकी माँ है, ये तो 3-4 महीने पहले भी आई थी इसी चौकी पे और उसने बहू की शिकायत करी थी और बहुत अच्छा मतलब रो पिट के गई थी, अपने बहू पे बहुत ज्यादा एलिगेशन लगा के गई थी। पहले तो इट वाज अ कंप्लीटली ब्लाइंड केस। वो ठीक है कि जो विक्टिम पार्टी है उन्होंने शक जाहिर किया फर्स्ट हस्बैंड पे, पर जैसे ही हमने, क्योंकि फर्स्ट हस्बैंड जो है वो दिल्ली रहता था, दिल्ली टीम भेजी तो ये हुआ कि वो व्यक्ति पिछले 8-10 दिन से दिल्ली में नहीं है, वो भी घर गया हुआ है। तो इन अ वे इट वाज स्टिल वेरी ब्लाइंड। और क्योंकि हमको मोटिव नहीं मिल रहा था, तो मोटिव जब तक नहीं मिल रहा तब तक हम मतलब किसी लीड को नहीं पकड़ सकते हैं। तो यही सबसे ज्यादा वाज द चैलेंज फॉर अस। और इस घटना को वर्कआउट करने में मुझे जो लगता है जो ब्रेकिंग रहा वो था जो बीट के सिपाही थे और जो लोकल चौकीदार। ये केस शुरू में ब्लाइंड केस माना जा रहा था क्योंकि जिन्होंने गोली चलाई थी उन्हें विक्टिम जानती नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे इस केस में इन्वेस्टिगेशन अपना रंग दिखाने वाली थी। जरा सोचिए, आप रोज घर से निकल के दफ्तर या कॉलेज जाते हैं या बाजार जाते हैं। ऐसे में आप कई लोगों से मिलते हैं, कई लोग आपको देखते हैं और आजकल तो सीसीटीवी कैमरास भी आपको निगरानी में रखते हैं। यानी आप एक दिन में घर से बाहर निकल के अगर कुछ करते हैं तो वो अननोटिस्ड नहीं जाता। डीसीपी सुनीति से मालूम हुआ कि जब एरिया की कॉम्बिंग हुई और सीसीटीवीज को खंगाला गया तब कौन सी नई लीड हाथ लगी। जो हमारी टीम एरिया कॉम्बिंग में लगी हुई थी उसको 2-3 वीडियो फुटेजेस मिले, तो वी कुड ट्रेल डाउन कि बाइक वाले इवेंचुअली कहां गए हैं। और उसी कॉम्बिंग में वो बाइक भी हमको पड़ी हुई मिली कहीं बिल्कुल सुनसान एरिया में, रेलवे पटरी के पास। तो ये वाली जो टीम थी, दिस वाज फर्दर ब्रोकन कि वो बाइक को बैक ट्रेस करें। नंबर प्लेट तो नहीं था, बट इंजन नंबर, चेसी नंबर से हम कितनी चीजें डेवलप कर सकते हैं। तो यूं करते करते नाम आया जो हमारा मेन एक्यूज्ड इसमें था, सचिन का। पुलिस ने दोषियों को आइडेंटिफाई किया। ये पहले भी एक केस में जेल जा चुके थे। साधारण तरीके से कहूं तो ये वो लोग थे जिन्हें आप प्रोफेशनल शूटर कहते हैं। नहीं, वो ओलंपिक वाले नहीं, सुपारी वाले। उधर यूपी पुलिस की टीम बिहार पहुंचने वाली थी। वहां पे विक्टिम का पहला पति चुपचाप बैठा है।
ऐसा उन्हें शक था। क्योंकि देखिए, पुलिस को क्रिमिनल्स की तरह सोचना पड़ता है। एक थ्योरी थी कि विक्टिम के पहले पति ने कुछ शूटर्स हायर किए और एक दिन तय किया जिस दिन वो लोग वारदात को अंजाम देंगे। और क्योंकि वो जानता था कि सबसे पहले शक उस पर ही आएगा, इसीलिए एलिबाई के लिए वो दिल्ली से दूर अपने गांव बिहार चला गया। केस से अपना नाम दूर रखने का क्रिमिनल्स का यह एक पुराना तरीका है, क्योंकि कोर्ट में बयान देते वक्त सबसे पहला सवाल यही किया जाएगा कि वारदात के समय आप कहां थे। जज के सामने वकील यह दलील दे सकता है कि जिसे पुलिस कल्प्रिट मान रही है वो तो वारदात के वक्त नोएडा से हजारों मील दूर बिहार में था। लेकिन यह एक थ्योरी थी और यह थ्योरी बहुत जल्द गलत साबित होने वाली थी। पुराने एप्लीकेशंस वगैरह निकाले गए और एक्चुअली में उससे प्रॉपर्टी पे वी फाउंड द रिकॉर्ड दैट शी हैड कम। तो फिर उस चीज को जब बैकग्राउंड चेक किया गया तो पता चला कि साथ थे, रिलेशन अच्छे नहीं थे। रिलेशन अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि एक गांव में अगर शादी हो रही है दो पक्षों की, सेम समाज की, तो उसको इन अ वे माना जाता है कि आप रिश्तेदारी में या गांव की लड़की से शादी हो रही है। तो गीता को इसी बात का गुस्सा था कि मैं अपने गांव में किस मुंह से जाऊंगी, कि दूर की वो जो महिला थी, जो विक्टिम थी हमारी, वो उसकी ननंद लगती और उसका लड़का उसी को अपनी एज अ वाइफ रखे हुए था। महिला के घर के पास रहता था। ये जो गीता देवी है, इन्होंने शुरुआत में जरूर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। जब उनको पता चल गया, जब सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए, पुरानी बातें बता दी, तो इतना तो एडमिट कर दिया कि घटना मैंने करी थी। बट जो हायर किए थे उनका नाम उन्होंने तुरंत में हमको नहीं बताया। इनिशियली शी ट्राई टू डाइवर्ट दैट इन्वेस्टिगेशन किसी और तरफ, अपने एक और पड़ोसी के नाम वो उसको डाइवर्ट करने लगे। बाइक वाली टीम जब वो तक पहुंचे और मैच करने लगी, तब इन्होंने पूरी घटना के बारे में हमको बताना शुरू किया। और जो हमको पता चला वो ये था कि शी वाज ट्राइंग दिस फॉर अ मंथ और 2, और इनिशियली उन्होंने इन्हीं दो पड़ोसियों को अप्रोच भी किया था। 40,000 रुपए के करीब इनके पास भी गए थे। तो फिर धीरे धीरे करके यूं करके ये घटना वर्कआउट हुई। विक्टिम को उसकी सास ने मारा। आपसी रंजिश, नफरत और गलतफहमी। हैरानी की बात यह है कि विक्टिम की सास को अपने बेटे और बहू से बात करने से ज्यादा आसान लगा कि वो प्रोफेशनल हिटमैन हायर करे। विक्टिम की सास को गांव वालों से आए दिन बातें सुनने को मिलती थी। मानसिक तनाव बढ़ रहा था। छोटे इलाकों में अक्सर एक घर में बर्तन भी गिर जाए तो साथ के 4 घरों तक आवाज जाती है। तो यहां तो आए दिन झगड़े हो रहे थे। जैसा कि डीसीपी सुनीति ने बताया कि उस औरत ने अपनी बहू को मारने की प्लानिंग में काफी समय लगाया। वहां इलाके में एक आदमी था जिसका अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उसे भी एक बार कुछ पैसे देकर सास ने अपनी बहू को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन आखिरी वक्त पर उस आदमी ने काम करने से मना कर दिया। वजह थी विक्टिम की बेटी। वो छोटी सी बच्ची जो बिना किसी गलती के अपने मां बाप का तलाक झेल चुकी थी और सिर्फ अपनी मां के भरोसे जिंदगी जी रही थी, उस मां को मारने की हिम्मत वो आदमी नहीं कर पाया। बीट के सिपाही ने जो वारदात बताई थी, जिसमें विक्टिम की सास कुछ महीने पहले भी इलाके में झगड़ा कर रही थी, उस वारदात में वो औरत इसी आदमी से लड़ रही थी, क्योंकि वो आदमी को पैसे दे चुकी थी और उसने काम करने से मना कर दिया था। लड़ झगड़ के उसने अपने पैसे वापस लिए या नहीं, इस बात का नहीं पता, लेकिन आप ये देखिए, इस सास को अपनी बहू को किसी भी कीमत पर मारना था। एक प्लान फेल हुआ तो तुरंत दूसरा बना लिया। वो किसी भी तरह अपनी बहू की जान लेना चाहती थी
और वो भी जल्द से जल्द। पुलिस का काम कितना मुश्किल होता है, यह हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। जब पुलिस की टीम उन शूटर्स को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ला रही थी, तब उनमें से एक ने पलट के पुलिस वालों पे अटैक किया। When the accused were arrested, तो उसमें जो मेन अक्यूज्ड है, जब आला कत्ल जो पिस्टल थी जिससे घटना हुई थी, जब उसकी बरामदगी के लिए पुलिस टीम उसके साथ गई थी, तो उसमें उसने भागने का प्रयास किया और असला से पुलिस टीम पर फायरिंग किया। तो उसमें क्रॉस फायरिंग में उसको गोली भी लगी और उनकी अरेस्टिंग हुई थी। और सीआरपीसी हमको इतना पावर देती है कि हाउ एंड व्हेन एंड हाउ वी हैव टू अरेस्ट, एंड इफ ड्यूरिंग अरेस्टिंग अगर जो एक्यूज्ड है वो पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है, तो व्हाट आर द पावर्स दैट वी कैन यूज। पुलिस उन गाइडलाइंस का या उनका पालन नहीं करती है, तो देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमको स्क्रूटिनी में लेते हैं, बट जैसे इस घटना में कोई ऐसा नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारी पुलिस फोर्स किस बहादुरी से मुजरिमों का सामना करती है। इन्वेस्टिगेशन के सभी प्रोसीजर्स अच्छे से फॉलो किए गए। टीम वर्क और इफेक्टिव इंटेलिजेंस की मदद से डीसीपी सुनीति और उनकी टीम ने इस केस को 72 घंटों में सॉल्व कर दिया। रेड एफएम पॉडकास्ट प्रेजेंट्स इंडियन मर्डर मिस्ट्री। डीसीपी सुनीति उनकी टीम को और यूपी पुलिस को सलाम करता है। हमारा शहर, हमारा इलाका और हमारा घर अगर सुरक्षित है तो वो पुलिस फोर्स की वजह से है, और इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इंडियन मर्डर मिस्ट्री के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। @RedFM पॉडकास्ट इंस्टाग्राम पे हमें बताएं कि हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मुझे अपना फीडबैक दीजिए @RJ तुषार RedFM पर, या ईमेल कीजिए podcast@redfm.in पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद। You were listening to Red Podcast Indian Murder Mystery. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative Director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.